नमस्कार, मैं रवीश कुमार। याद कीजिए, जब लोग क्वारंटीन सेंटर से लौटकर घर आया करते थे तब उनका स्वागत ऐसे होता था जैसे दिवाली मन रही हो, कोई युद्ध से जीत कर लौट रहा हो। अब जब दिवाली आ गई है तो इस मौके पर उन्हें भी याद करना चाहिए जिनके अपने अब कभी नहीं लौट सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद की इस दिवाली में उनकी याद भी शामिल होनी चाहिए, जिन्हें भुला देने की कोशिश में उस पूरे दौर पर ही अंधेरे की चादर उड़ा दी गई है, जिन्हें हटाकर रोशनी में लाने की जरूरत है। वैसे भी प्रथा है कि जिसके घर मातम हो उसके घर पड़ोसी दिया रख जाते हैं ताकि कोई घर अंधेरा ना छूटे। किसी का मकान खाली हो तो वहां भी कोई मोमबत्ती जला आता है। त्योहार इसी से बड़ा होता है और अच्छा होता है जब वह अपने भीतर उन सभी को समेट लेता है जो किसी वजह से छूट जाते हैं। और इस वजह से बहुत रुलाता भी है त्योहार, क्योंकि इन्हीं मौकों पर अपनों की याद बहुत आती है। गोपाल अग्रवाल के बाद उनके परिवार की दुनिया बदल गई। 6 मई को गोपाल की कोरोना से मौत हो गई। 2 बच्चों और गोपाल की मां की जिम्मेदारी संभालने के लिए माया अग्रवाल दवा की दुकान पर बैठने लगी हैं। बच्चे भी मां के साथ दवा की इस दुकान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 22 साल की श्रेया और बेटे श्रेयांश अग्रवाल के लिए जिंदगी पटरी पर भले लौट आई हो, लेकिन पिता की याद तो आती रहेगी। जब हम दिवाली की खुशियों में डूबे हों तो माया अग्रवाल और उनके जैसे लाखों परिवारों को भी याद कीजिए जो इस साल दिवाली नहीं मना रहे हैं। आयुष भी इस साल दिवाली नहीं मना रहे हैं। उनके पिता कैलाश तिवारी की कोरोना से मौत हो गई थी। परिवार की जिम्मेदारी आयुष पर आ गई है। ये आगरा के मुन्ना लाल का घर है। मुन्ना लाल गाइड का काम करते थे और रूसी भाषा बोलते थे। कोरोना से उनकी मौत हो गई। परिवार में 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। पहली दिवाली है जब मुन्ना लाल नहीं है। परिवार के लोगों का कहना है कि जब मुखिया ही नहीं है तो दिवाली किस काम की। यह आगरा के बसई खुर्द का एक साइबर कैफे है। इसके मालिक देव कोरोना के कारण नहीं बच सके। देव के बहनोई भी नहीं बच सके। एक परिवार में 2-2 मौतें हो गई। अब देव की पत्नी साइबर कैफे चला रही है। यह परिवार भी इस साल दिवाली नहीं मना रहा है। अब दिवाली तो इस बार मनना नहीं, क्योंकि पिताजी को कोई ज़्यादा समय हुआ नहीं है। 2 मई को उनका देहांत हुआ था और पहली दिवाली है तो दिवाली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले आया था कि केंद्र सरकार की तरफ से 4 लाख की राशि दी जाएगी, उसके लिए फॉर्म भरा था। फिर मध्य प्रदेश शासन की तरफ से था कि शायद 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो उसका भी एक आवेदन किया था। फिर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कलेक्ट्रेट में पूछने गया था मैं कि इसके लिए क्या प्रोसेस करना है, तो उन्होंने कहा था कि जो पहला फॉर्म भरा हुआ उसी के हिसाब से आपको राशि हस्तांतरित की जाएगी। पर अभी आज दिनांक तक तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। 2 बच्चे हैं, मदर इन लॉ है और मैं। सर्वाइव करने में ये है कि हम कभी मेडिकल शॉप गए नहीं, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सीधे घर में ही रहते थे, गृहिणी थे, बच्चे पढ़ाई करते थे, पूरा कारोबार सब चीज़ वही देखते थे, हमको कुछ नहीं पता था। फिर कैसे जीवन को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? अब जो परिवार की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? बस सर एडजस्ट कर रहे हैं। कभी घर का करते हैं तो शॉप पे जाते हैं, मैं जाती हूँ, बेटा जाता है। एडजस्टमेंट चल रहा है। बेटे की पढ़ाई भी है, उसको कॉलेज भी जाना पड़ता है। सरकारी कोई मदद क्या आपने अप्लाई किया? सरकारी मदद की अप्लाई नहीं करी, क्योंकि बहुत से लोगों को ही नहीं मिल पा रहा है। डेथ सर्टिफिकेट पे भी कोरोना से डेथ ऐसा नहीं कहीं लिख के दिया है। आपको जो सर्टिफिकेट दिया उस पर कुछ भी हॉस्पिटल के? दिवाली क्या है, कुछ नहीं है। अब वो नहीं तो कुछ नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही हैं घर में, क्योंकि घर का एक जो होता है जिम्मेदार व्यक्ति चला गया। जिम्मेदार वो ही नहीं रहे तो कुछ नहीं है। बच्चे हैं, कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बच्चे करेंगे। देवर भी हैं, बड़े देवर भी हैं, 2 देवर हैं, और बच्चे ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, पर उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। कितने बच्चे आपके? 3। क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट जीवन है, मैंने उनके जाने के बाद रियलाइज़ किया है कि कुछ भी नहीं है। हम तो यूँ तो जी रहे हैं, बच्चा है मेरा। तो मेरे को नहीं लगता कि लड़की की कोई लाइफ है अपने हस्बैंड के बिना। और मेरे तो हस्बैंड पूरे घर में एक अच्छा रोल था उनका। इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालना, बाहर समाज में भी उनका इतना नाम, और अभी अपने पूरा फार्म हाउस का काम संभालना, इतनी सारी जिम्मेदारियां। और बच्चे का तो इतना अच्छा अटैचमेंट था कि बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो मैं सोच ही नहीं सकती कि
मुझे लगता था कि मैं नहीं रह पाऊंगी इनके बिना। जिस टाइम वो जा रहे थे मैं नॉर्मली उनका हैंड पकड़ी हुई थी। मुझे पता है वो किस कंडीशन में गए हैं। कोविड से जितने भी लोग गए हैं मुझे तो सबके प्रति सहानुभूति है। ऐसे न जाने कितने परिवार होंगे जो इस साल दिवाली पर अपनों की याद में कोरोना की दूसरी लहर को याद कर सिहर रहे होंगे। हम और आप ठीक से जानते भी नहीं कि इस दौरान कोविड से मरने वालों की सही संख्या क्या थी। सरकारी आंकड़ों से अलग तमाम दावे किए गए प्रामाणिक रूप से, लेकिन कोई ठोस जांच नहीं हुई और आज भी लोग आधिकारिक रूप से नहीं जानते कि कितने लोग मरे थे। कोरोना के समय का यह सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी अंधेरे में है। एक और सवाल अंधेरे में है, ऑक्सीजन से लोगों की मौत हुई थी या नहीं हुई थी। 5 महीना पहले लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर यहां से वहां भाग रहे थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग मर रहे थे, डॉक्टर तक मर रहे थे, लोग बदहवास थे कि ऑक्सीजन नहीं है। जुलाई में सरकार संसद में बयान देती है कि राज्यों ने बताया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। ये वो सवाल है जो आज तक अंधेरे में है, बल्कि देखा था सबने, इस पर अंधेरे की चादर डाल दी गई जिसे अब कोई हटाना नहीं चाहता। ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरते देख सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया था। अगर सरकार काम कर रही थी तो फिर इस टास्क फोर्स की क्या जरूरत थी। इसलिए तमाम जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होने लगा है। पहले भी हो सकता था। प्रधानमंत्री भी कई सारे ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित करने लगे हैं। बयानों में इसकी झलक है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं था, तो फिर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देने की उन कस्मों का क्या मतलब है। इसी तरह उस दौर को अंधेरे में धकेलने के लिए राजनीति अस्पतालों के उद्घाटन और शिलान्यास की खानापूर्ति की बात करने लगी है। काश इसी तरह की तैयारी की बात पहले हुई होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब ये बात अंधेरे में ही रहेगी कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे या नहीं, भले ही उनके परिजन उजाले में आकर कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी से ही मौत हुई थी। कितनी जल्दी हम सब ने इस झूठ को स्वीकार कर लिया। मेरे को अभी वही लगता है कि वो पायलट को कैसे लगता होगा अगर वो उसका फ्यूल रन हो रहा है और इंजन जा रहा है और उसकी कंधों पे 200 लोगों की जान है, उसको कैसे लग रहा होगा। मेरा छोटा भाई भी इसी मनोज जो था इसीलिए चला गया कि टाइम पे ना तो हॉस्पिटल मिला तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिली। अब सुबह चाचा जी आए, चाचा भी आए, रो रहे थे बहुत, चाची भी रो रही थी। मैं कहा मम्मी के लिए रो रहे होंगे, उनका पता चला होगा तो आया हूँ। तो चाचा ने बताया कि बेटा पापा भी नहीं रहे। अपने लेवल पे कहाँ चला जाऊँ कि मेरे को एक सिलेंडर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए जो मैं कर लूँ, और फिर मेरी कैपेसिटी से बाहर वो चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं। अब सुबह लगाया था सिलेंडर, अब खत्म होने को जा रहा है और उसकी जो ऑक्सीजन की वो है 60 और 70 रहती है, कभी 40 हो जाती है, मरने का कगार पर है। और हम कल से खड़े हुए हैं और हमें गैस नहीं मिल रही। गरीब आदमी मर जाए इनकी तरह इनका कोई असर नहीं पड़ता। इनको कौन सा असर पड़ेगा, इन पर बीते की ज्यादा असर पड़ेगा इन पर। ये पर्चा उन्होंने दिया कि गैस लेकर आओ, हर 3-4 गैस स्टेशन के पास गए हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। कल शाम से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल 2 बार बोल चुका है अपना पेशेंट ले जाओ या ऑक्सीजन ले आओ। खुद को और देश को अंधेरे में रखकर आप दिवाली नहीं मना सकते। एक नया चलन देखने को मिल रहा है। कई तरह की असफलताओं को छिपाने के लिए किसी एक सफलता को लेकर देश भर में कोई बड़ा अभियान चला दिया जाए, उसकी इतनी बातें होने लग जाएं कि पिछली बातें पुरानी पड़ जाएं। क्या हमने अंधेरे के साथ इस तरह जीना सीख लिया है? अगर नहीं तो कोरोना की दूसरी लहर के समय की सच्चाई कब रोशनी में आएगी? सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुनवाई ना की होती, सरकार को घेरा नहीं होता, तो सरकार कोरोना की दूसरी लहर में मारे गए लोगों को 50,000 का मुआवजा भी देने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार ने शुरू में तो हाथ ही खींच लिया कि हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं। इस तरह कोरोना की दूसरी लहर को हमने झूठ के हवाले कर दिया। देश ने अंधेरा ओढ़ लिया। उस अंधेरे कोने में भी दिवाली का एक दिया जलाने की जरूरत है ताकि झूठ भागे और कुछ सच दिखे। और खुशी के इस मौके पर उनका भी ध्यान कीजिए जो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप याद रखेंगे। खैर, आप भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर अजीत जैन नहीं भूले हैं। इसलिए इस दिवाली भी वे काम करते रहेंगे। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीत जैन हमें अपनी पत्नी डॉक्टर प्रेरणा जैन की तस्वीरें दिखाते हुए भावुक हो जाते हैं।
अब तक लगभग 5000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों का सफल इलाज कर चुके डॉक्टर जैन कोरोना की दूसरी लहर में अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। उनकी पत्नी भी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर थीं और मरीजों का इलाज करते करते गुजर गईं। बिल्कुल खत्म हो गया जैसे। जब तक वो थी तो 6 महीने भी कुछ नहीं लगता था। 6 महीने क्या, मैं 6 साल भी ऐसे काम कर सकता था। एंड आई एम गोइंग टू बी इन हॉस्पिटल ओनली। 48 साल की शशि के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनके पति मनोज कुमार पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। कोरोना की दूसरी लहर में मनोज की मौत हो गई। अब तक न केजरीवाल सरकार द्वारा वायदे के मुताबिक मुआवजा मिला है और न कोई मदद। शशि कहती हैं न घर में रौनक है और न दिवाली मनाने के लिए जरूरी सामान लाने के पैसे। पति के इलाज में गहने भी बिक गए। सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूं, हो ही नहीं पाता। दिवाली सोनी सोनी लग रही है। बहुत सोनी तो मेरा बीबी गिरवी रखा हुआ है, वो छुट्टा नहीं है। आपको अपने घर के आसपास ऐसे बहुत से परिवार मिल जाएंगे जिनके घरों में अंधेरा है, क्योंकि कोरोना ने उनके घर में कोई दीपक जलाने वाला ही नहीं छोड़ा। देश के बाजारों में जबरदस्त भीड़ है, सड़कें जाम हैं। दिवाली का त्योहार है, लोग एहतियात नहीं बरत रहे। जरा शशि जी के दिल से पूछिए, अजीत जी के दिल से पूछिए, जिन्होंने कोरोना में अपनों को खोया है, उसका गम इन्हें पता है। कोरोना भी गया नहीं है, एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, देह से दूरी का पालन करें, क्योंकि जब कोरोना की लहर आएगी तो हमें पता है कि सरकार के दावे कैसे नकली साबित होते हैं। इसीलिए एहतियात जरूर बरतें। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जरूरी है कि हम उन लोगों को याद करें जो अभी तक कोरोना के घातक प्रहार से उबर नहीं सके हैं, और उस याद के प्रति ईमानदारी की मांग भी है कि हम सवाल करते रहें उस तबाही को लेकर कि उसकी जवाबदेही किसकी थी। सुप्रीम कोर्ट में टीकाकरण को लेकर चली तमाम दलीलों और बहसों को याद कीजिए। उस समय की लापरवाहियों पर जमती जा रही अंधेरे की हर परत को हटाइए। फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19 अर्थात कोविड-19 की पहली साक्ष्य आधारित दवा। यहां बैनर पर यह भी लिखा था कि कोरोना की दवाई पतंजलि ने बनाई। पतंजलि का रिसर्च 158 देशों के लिए वरदान। इसकी लॉन्च के लिए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मौजूदा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गए थे। स्वास्थ्य मंत्री किस आधार पर लॉन्च के लिए गए थे? क्या इन्होंने कोई जांच की थी, अपने विभाग से कराई थी? बैनर पर मेडिसिन लिखा है और कोरोनिल के पैकेट पर इम्यूनिटी बूस्टर। यह दवा कभी भी आईसीएमआर और डीजीएचएस की गाइडलाइन में शामिल नहीं हो सकी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश निशंक ने तो अपने क्षेत्र में बाकायदा इस दवा का वितरण करवाया। हरियाणा सरकार बंटवाने लगी, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदा इसके खिलाफ अभियान चलाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन को स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि हमने इस दवा को मान्यता नहीं दी है, समीक्षा भी नहीं की है। हम सच्चे अर्थों में दिवाली मना रहे हैं, अंधेरे की परतों को हटा रहे हैं अपने कार्यक्रम में। पूछिए सरकार से कि क्या इस तरह से देश में कोरोना को लेकर रिसर्च हो रहा था, दवाइयां बन रही थी? क्या सरकार ने कोरोनिल को लेकर कोई अध्ययन कराया? क्या असर हुआ? रामदेव ने एक बातचीत में डॉक्टरों का मजाक उड़ा दिया। यह मामला अभी कोर्ट में है। टीकाकरण को लेकर तरह तरह के बयान उस वक्त आ रहे थे। तब सरकार ही कह रही थी कि सबको टीका लगाने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं जानता कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में बयान दिया था कि सभी को टीका दिए जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक आधार पर प्राथमिक समूहों का निर्धारण किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप का। Let me clarify that every vaccine doesn't require universal immunization. That's number one. And all these priority groups that have been, you see, set up, these are all based on opinion of the experts. That's number one. And of the experts, not only in India, but there are guidelines which have been given by the World Health Organization also, who needs to be prioritized first. सिर्फ एक सवाल पूछिए कि किस वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर तय हुआ कि सभी को टीका दिया जाएगा, और वो कौन सा वैज्ञानिक अध्ययन था जिसके आधार पर तय हुआ कि सभी को टीका नहीं दिया जाएगा? आज सरकार घर घर टीका लगाने का अभियान चलाने जा रही है। अब यही सरकार 1 अरब डोज का जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री बैठ के कर रहे हैं कि जिन जिलों में लोग टीका लगाने से छूट गए हैं
उनके घरों में दस्तक दी जाए ताकि सभी को टीका लगे। 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और इन राज्यों के 40 से ज्यादा जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आगाह किया कि कोरोना से खतरा बना हुआ है और उन्हें टीकाकरण तेज करना होगा। देश में टीकाकरण अभियान शुरू हुए 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इन राज्यों के 40 जिलों से ज्यादा में 50% लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लग सकी है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि उन्हें अब घर घर जाकर हर घर दस्तक मंत्र के साथ टीकाकरण तेज करना होगा। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। हर घर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी संक्रमण के केस कम होने लगते हैं तो कई बार अर्जेंसी वाली भावना कम हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, लगा लेंगे भाई। मुझे याद है प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने कहा, कई जगहों पर अफवाहों की वजह से आम लोग टीका लगवाने में हिचकिचा रहे हैं। हाल के महीनों में खराब मौसम और कठिन टेरेन की वजह से चुनौतियां बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें वैक्सीन पर धर्म गुरुओं का संदेश जनता तक पहुंचाने की सलाह दी। सरकार की कोशिश थी कि इस साल तक देश की बालिग आबादी को टीके का कम से कम 1 डोज लग जाए, लेकिन फिलहाल ये लक्ष्य दूर नजर आ रहा है। इस दौरान कई देशों में कोविड की वापसी ये याद दिला रही है कि लापरवाही अब भी खतरनाक है। अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद टीकाकरण में पीछे चल रहे राज्य अपने यहाँ अड़चनों को दूर कर टीकाकरण के अभियान को जल्दी तेज करेंगे। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अगर इसी तरह की सक्रियता पहले दिखाई गई होती तो कोरोना की दूसरी लहर में यह हाल नहीं होता। पूरी कोशिश है कि कामयाबी की कुछ नई कहानियों से उस पूरे दौर को अंधेरे में धकेल दिया जाए, ताकि उस समय की जवाबदेही को लेकर सवाल ही ना उठे। उस दौर के न जाने कितने वादे अधूरे पड़े हैं। बीच बीच में उस समय किए गए काम के भत्ते को लेकर हड़ताल, धरना प्रदर्शन की खबरें आती रहती हैं। कोरोना के समय आशा वर्करों ने देश भर में शानदार काम किया। बाद में अपने हक को लेकर सबको सड़कों पर उतरना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी आशा वर्कर कोरोना के समय किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। 24 जून से मध्य प्रदेश की 84,000 आशा वर्कर 7 बार आंदोलन कर चुकी हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर, ताकि बहनों को 2000 रुपए दिया जा रहा है, जिससे हम लोग दीपावली मनाने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहनों की मिठाइयां भी उतने पैसों में नहीं आएंगी, बहनों के बच्चों के कपड़े भी उतने पैसों में नहीं आएंगे। 2000 की महंगाई की मार बहनों को खा रही है। लॉकडाउन के समय से बहनें बहुत भारी समस्याओं से जूझ रही हैं, जिसको दृष्टिगत देखते हुए हम सभी बहनों ने ये निर्णय लिया कि दीपावली के दिन तो प्रदेश स्तर पे ही मामा जी के घर जाके, हमारे भाई शिवराज जी के घर जाके ही दीपक जलाने का काम करेंगे और अपनी दीपावली प्रदेश में ही मनाएंगे। दीपावली पे हमारे प्रदेश में 52 जिले की बहनें सम्मिलित होंगी। भोपाल एम्स में इंटर्न के रूप में काम कर रहे डॉक्टर 6 दिनों तक हड़ताल पर बैठे। तब सरकार ने कहा था कि हर इंटर्न को प्रति शिफ्ट 1000 रुपए दिए जाएंगे। इंटर्न ने जान पर खेलकर काम किया, जबकि वो पूरी तरह से डॉक्टर नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी इन्हें पैसे नहीं मिले। कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद जब पैसा नहीं मिला तो इन इंटर्न डॉक्टरों को हड़ताल पर जाना पड़ा। सरकार को बताना चाहिए कि कोविड इंसेंटिव के नाम पर जो ऐलान हुआ था उसका भुगतान क्यों नहीं हुआ, किन किन अस्पतालों में इस तरह का पैसा बाकी है, किस बात के लिए एम्स प्रशासन ने 3 हफ्ते का और समय मांगा है। इन 3 महीनों में इंटर्न को पैसे क्यों नहीं दिए गए। कई इंटर्न ने 50-50 दिन काम किए हैं, उनका 50 से 55 हजार तक का पैसा सरकार पर बाकी है।
इतनी जल्दी इन कोरोना योद्धाओं को भुला दिया गया। ये प्रोटेस्ट के छठे दिन में बैठ चुके हैं। 5 दिन से खोखले वादे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बेबुनियाद बातें सुनने के बाद हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि अब हमारे पास हंगर स्ट्राइक पे जाने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है। आज फाइनली 6 दिन बाद डॉक्टर सरमन सिंह हमारे डायरेक्टर को याद आया कि उन्हें हमसे आकर मिलना चाहिए, एक बार हमारी बात सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आकर भी उन्होंने अपना ही राग अलापा, अपनी ही सारी बातें बोली, हमारी सारी मांगों को बेबुनियाद ठहराते हुए अपनी गलतियों का सारा ढीकरा हमारे सिर पर फोड़ दिया और बोल दिया कि आप लोग बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, यहाँ से हटिए, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। 3 दिन पहले ही उनको इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट साहब ने दिल्ली से मेल किया कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली की तरफ प्रोसीड कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी बातें कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस में केवल 5 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, मेरा रिटायरमेंट है, इस कारण मैं यहाँ से नहीं मिलने वाला, मैं तुम्हारी डिमांड तुम लोग वापस लो, बेबुनियाद है तुम्हारी बातें। यही बातें कहकर हम लोगों का मनोबल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस उन बातों को रोशनी में ला रहे हैं जिन्हें अंधेरे में रखे जाने की कोशिश पूरी हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना की ड्यूटी करते हुए जिन डॉक्टरों की मौत हुई उनमें से केवल 180 डॉक्टरों को ही मुआवजा मिला है। डॉक्टर जयेश लेले का कहना है कि दिसंबर 2020 तक 780 डॉक्टरों की मौत हुई, उसके बाद दूसरी लहर में 700 से अधिक डॉक्टरों की मौत हुई। फरवरी तक सरकार के पास कोई सूची नहीं थी कि कितने डॉक्टर मरे हैं। जब संसद में सवाल हुआ तब इसकी जानकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मांगी गई। यह उन डॉक्टरों की हालत है जिन्हें सरकार ने कोरोना योद्धा कहा था। कितने डॉक्टर मरे हैं इसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सरकार के आंकड़ों में काफी अंतर है। हमारे जो टोटल 1750 से 1800 के डॉक्टर एक्सपायर हो गए हैं ये कोविड के अंतर्गत, वो पूरे जो डॉक्टर जो है वो कोविड डेडिकेटेड सेंटर में नहीं थे, तो ऐसा उनका कहना है। वो उनकी छानबीन चालू है। हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है कि जो सभी डॉक्टर, जब भी किसी का दवाखाना बंद था या हॉस्पिटल बंद था तो गवर्नमेंट के आह्वान के ऊपर उन्होंने चालू किया था, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रख के। तो बाकी दूसरे डॉक्टरों को भी इसके बारे में 50 लाख का जो गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिया गया था वो मिलना चाहिए। उसके बारे में नागपुर से एक कोर्ट में अर्जी की गई है जो सुप्रीम कोर्ट में आज काफी टाइम हो गया दाखिल हो गई है और उसकी सुनवाई चल रही है। अंधेरे की समझ जितनी बेहतर होगी, रोशनी का दायरा उतना बड़ा दिखेगा। अंधेरा कई प्रकार का होता है और उसका इलाज केवल रोशनी से नहीं होता, सवालों के जवाब से भी अंधेरे छटते हैं। इस दिवाली क्या आप दूसरी लहर से जुड़े सवालों से अंधेरा हटा पाएंगे कि कितने लोगों ने पैसे देकर टीका लिया? मुफ्त टीका के प्रचार में पैसे देकर टीका लेने वालों की गिनती क्यों नहीं बताई जाती है? यह बात भी अभी तक अंधेरे में है। तीसरी लहर की आशंकाएं बनी हुई हैं। मुमकिन है दूसरी लहर जैसा कुछ ना हो, लेकिन छोटे छोटे हिस्से में इसका मामूली तूफान भी चलती फिरती गाड़ियों को रोक सकता है। अफसोसनाक है कि लोग अभी भी मास्क लगाने को अपनी आदत का हिस्सा नहीं बना सके। भीड़ में इस तरह बिना मास्क के जाना खतरे से खाली नहीं। सरकारों ने भी छोड़ दिया है। उसे एक ही तरीका मालूम है, फाइन का। फाइन के कारण गरीब लोगों की जेब से 500 से लेकर 2000 रुपए लूटे गए। बजाय इसके मास्क की संस्कृति स्थापित करने का कोई और प्रयास किया गया होता। फाइन वसूल कर छोड़ दिया गया। साफ है कि फाइन फेल हो चुका है। दशहरे के समय से बाजारों में कमोबेश यही हालत है। दशहरा के बाद कुछ नहीं हुआ, दिवाली के बाद भी ऐसा ना हो, लेकिन जानबूझकर खतरा मोल लेने का क्या मतलब है? दिवाली के मौके पर इस भीड़ का इंतजार सभी को था। खरीदार आए और बाजार चले, लेकिन अगर मास्क लगा ही लिया जाता तो इसे और भी सुरक्षित किया जा सकता था। इसके बाद शादियों का सीजन आने वाला है, जहां मास्क के नियमों की धज्जियां उड़ने वाली हैं। इसलिए मास्क लगाइए, बाजार भी जाइए। मास्क लगाएंगे तो कोरोना कम फैलेगा और हो सकता है कि अगली दिवाली इससे और बेहतर हो। आप भी मास्क लगाइए और प्रधानमंत्री से भी कहिए कि जब विदेश दौरे पर जाएं, विदेशों के नेताओं से मिलें, जब वो मास्क पहने हो तो आप भी मास्क पहने रहिए। महंगाई के सपोर्टर, ये वो सपोर्टर हैं जो इस देश में पहली बार पाए जा रहे हैं। इसके पहले नहीं पाए जाते थे ये जंतु। इसके पहले किसी ने महंगाई को सपोर्ट करते नहीं देखा। इनके सामने महंगाई से परेशान जनता अपनी तकलीफ नहीं कह पाती है
और कहती है तो उसे ऐसे ऐसे तर्कों से सामना करना पड़ जाता है जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं। क्या आप किसी महंगाई के सपोर्टर को जानते हैं, उससे परेशान हैं? क्या आप महंगाई को लेकर महंगाई के इन सपोर्टर के सामने बहस कर पा रहे हैं, उनसे बहस जीत पा रहे हैं? 10 रुपए 5 रुपए अगर वो बढ़ा है तो कहीं ना कहीं हमारी आमदनी भी बढ़ी है, कहीं ना कहीं 20% आमदनी बढ़ी, तनख्वाह बढ़ी। 600 रुपए की टंकी 1000 रुपए में कर दी है, बोलो 10 रुपए बढ़े हैं। 70 का पेट्रोल ले तो 14 हो गया, 10 रुपए बढ़े हैं। मेन तो राष्ट्र और उसके लिए सब कुछ मंजूर है, महंगाई कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है अपने लिए। देश हित में तो जान कुर्बान निछावर है। जो सच्चाई है वो सच है कि भैया जो पेट्रोल का भाव किसी समय भी 70 था और अभी 5-7 साल में डबल हो गया। मतलब वो खाने का तेल 80 रुपये था वो 200 रुपये 150 होना है। तो आदमी पैसा कमाएगा क्या, खाएगा क्या? जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो देश हित में लग रहा है, विकास में लग रहा है। आज स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स कम नहीं कर सकती? देश हित के लिए मैं जानने तैयार हूँ। मेरे लीवर किडनी फेफड़े बेच करके राफेल आप खरीद सकते हो आप, मैं उसके तैयार हूँ मैं। लेकिन आप बोलो कि भैया वो देश हित में पेट्रोल महंगा करने से देश बढ़ जाएगा, तो नहीं कर सकता। ठीक है, महंगाई अपना एक इशू है, लेकिन उससे ज्यादा देश में और दुनिया में बहुत सारे इशूज हैं, वो उससे ज्यादा ऊपर वो रहते हैं इम्पोर्टेंट। कि गरीब बस्तियों में बस मेरे साथ में चल के देखिए कि वहाँ पे क्या है। भाई साहब जो बोल रहे हैं बस मैं तो गरीब बस्ती में देखो महंगाई क्या है, पेट्रोल के भाव देखो, डीजल के भाव देखो। महंगाई से संतुष्ट है, कारण उसके लिए कि आज देश कितने विश्वव्यापी नंबर 1 पे बैठा हुआ है। इस महंगाई को मत लो, लेकिन आज देश में सुरक्षा कितनी बड़ी बढ़ गई है। देखो आज भारत जो देश है वो 800 वर्षों से, उसके पहले से ही 5000 वर्षों से भारत सुरक्षित है। मोदी जी ने आकर के कोई बहुत बड़ा चीज मार दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। मोदी जी चाहे तो महंगाई कम कर सकते, मालूम कैसे करते थे महंगाई कम? वो ये सब कुछ जो बेच रहे हैं, वो लाल किला और ये एयरपोर्ट और रेल वेल, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो कोई चीज बिक नहीं रही है और मोदी जी चाहे तो कर सकते। कहाँ जा रही है वो? आप बोल रहे हैं कि महंगाई, गरीबी क्या 70 साल से आपको दिखने लगी क्या गरीबी? 14 के बाद ही गरीबी दिखने लगी। सर ऐसा है कि आपने रेवेन्यू की बात कर दी है, क्या 2014 के पहले क्या रेवेन्यू की बात नहीं होती थी कि किसी चीज की बात नहीं होती थी? GDP नहीं थी 2014 के पहले। करप्शन के ऊपर तो आज आप देखो पीएम केयर फंड का करप्शन है कि नहीं? आज 2014 से पहले भ्रष्टाचार था। उम्मीद कीजिए कि महंगाई को कम करने का नाटक भी जल्दी शुरू हो, लेकिन जो निकला है आपकी जेब से वो वापस नहीं आएगा। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। ब्रेक ले लीजिए। मध्य प्रदेश में हुए 4 उपचुनावों में 2 विधानसभा सीटों पर नोटा यानी नन ऑफ द अबव तीसरे नंबर पर रहा। बीजेपी ने कांग्रेस से जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटें छीन ली, लेकिन इन दोनों सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर है। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित जोबट सीट पर बीजेपी की सुलोचना रावत ने कांग्रेस के महेश पटेल को 6104 वोटों से हराया। इस सीट पर 5603 मतदाताओं ने नोटा को चुना। पृथ्वीपुर में बीजेपी के शिशुपाल यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 15641 वोटों से हराया। यहां भी नोटा 1741 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। रैगांव में 1436 मतदाताओं ने नोटा को चुना, तो वहीं खंडवा लोकसभा में 13627 लोगों ने नोटा को वोट दिया। सवाल ये है कि इन सीटों पर नोटा की तरफ बढ़ता वोटर का रुझान क्या संकेत दे रहा है? क्या ये सत्ताधारी पार्टी के साथ विपक्ष के लिए ज्यादा खतरे की घंटी बजा रहा है? हर चुनाव का परिणाम एक शिक्षा देता है, एक समीक्षा का मौका देता है। चुनाव का जो मध्य प्रदेश का रिजल्ट रहा, ये बताता है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से थक चुकी है। पर नोटा में वोट गया, मैं मानता हूँ ये अपने आप में एक चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। हम पूरे मामले की समीक्षा करके जनता की भावना के अनुरूप पार्टी को ढालने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है इसका जन जागरण की जरूरत है और हर व्यक्ति को चाहिए कि वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सौंपने के मामले में अपने विचार को बहुत स्पष्ट रखे। ये गफलत वाली स्थिति मुझे नहीं लगता ठीक है, परंतु ये अधिकार दिया गया है, चुनाव प्रक्रिया का ये अंग है, इसलिए हम उस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते। पर
हम इस पर यह भी निर्णय नहीं दे सकते कि नोटा पे जो जिन्होंने मोहर लगाई है वो किसके खिलाफ है, वो सरकार के खिलाफ है या विपक्ष के खिलाफ है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। वैसे 3-1 की इस जीत से शिवराज सिंह चौहान और युवा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कद और मजबूत हुआ है। दीपावली से पहले उन्हें जश्न मनाने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों और नोटा को मिले वोटों ने एक बार फिर साबित किया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी तीसरे दल को जगह बना पाना बहुत मुश्किल है और इसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।